नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। वेलकम टू ऑल ऑन फेसबुक लाइव। स्वागत है आप सभी का शाम की इस खास परिचर्चा में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत में 1916 में लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़े मिलते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। उसके बाद आगे के घटनाक्रम में देखेंगे कि किस तरीके से मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रवेश, गांधी जी किस तरीके से आते हैं। तो 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। हमने कल तक चर्चा 1916 तक की थी और क्रांतिकारी जो चीजें हैं उनकी हमने चर्चा की थी। सो आज जो लोग चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, वेलकम। कौन कौन है हमारे बीच में? मुकुट सिंह लोधी, वेलकम। विशाल सिंह राजपूत हैं, स्वागत है। अंजलि राजपूत, उत्तम राहुल राजपूत, मुकेश सिंह लोधी जी, शंकर सिंह राजपूत जी, संजय लिल्हारे, सुशील लोधी जी, अंजलि कुमार राजपूत जी, नमस्कार। दीपक राजपूत जी, गुड इवनिंग। शिवर्षी राजपूत, गुड इवनिंग। पूनम राजपूत, संजय लिल्हारे, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, लोधी शैलेंद्र राजपूत, लोधी प्रशांत वर्मा, गिरीश भारत, लोधी दिग्विजय सिंह जमसारा, शुभ संध्या। लोधी राम यूपी से, संगम सिंह जी, लोधी हरिओम राजपूत जी, लोधी लाला भैया सिंह जी, सुशील लोधी जी, गुड इवनिंग। रोहित सिंह लोधी जी, गुड इवनिंग। लोधी प्रशांत, लोधी पीके प्रेमी मुझे लगता है कुछ दिन गायब हो गए थे। वेलकम पीके, वेलकम बैक। रामकृष्ण सिंह राजपूत, जीतू राजपूत, सुनील सिंह जी हमारे लक्ष्य बांधा के जिलाध्यक्ष, दूतनाथ लोधी जी प्रणाम, कैसे हैं? विजय सिंह लोधी जी, जागो लोधी समाज के जो ग्रुप के क्रिएटर हमारे साथ में हैं। धीरेन्द्र लोधी जी एंड भीष्म हमारे साथ में है। चलिए, मीनाक्षी राजपूत और उसके अलावा रामकृष्ण सिंह राजपूत, प्रदीप लोधी जी, हरनारायण सिंह जी पोरबंदर गुजरात से हमारे बीच में है, नमस्कार, स्वागत है आपका। लोधी प्रशांत वर्मा, रंजीत कुमार जी, ब्रजेश राजपूत जी, ममता राजपूत, गुड इवनिंग। उसके अलावा राम बाबू सिंह जी हमारे बीच में है बुलंदशहर से, स्वागत है आपका। पूरन सिंह पटेल साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अभी अपना सेशन ले रहे थे और जस्ट जो है इधर आ गए हैं, तो वेलकम, स्वागत है। रामचंद्र वर्मा जी, रवि राजपूत, राजू प्रसाद जी, गिरीश भारत जी, सुनील राजपूत जी कासन से, सोहन राजपूत, सोनमती जंघेल, राम कृष्ण सिंह राजपूत जी, संध्या वर्मा जी, अनुज राजपूत, सोनमती जंघेल, दिनेश कुमार लोधी जी मुंबई से हमारे बीच में है, नीरज, आशीष राजपूत, शशि भूषण जी भी हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से हैं, राम ज्ञान सिंह जी हमारे बीच में आंध्र प्रदेश से, वेलकम राम ज्ञान सिंह जी। यश राजपूत जी, देवेंद्र लोधी जी हैं हमारे बीच में बीएसएफ, दलपत नागपुरे जी, नीलम राजपूत, गौरव लोधी राजपूत, शेफाली सिंह हमारे बीच में है अलीगढ़ से, डॉक्टर नारायण पटेल, जयसिंह राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, देवेंद्र लोधी जी, यश राजपूत जी, सूरज सिंह जी, दूधनाथ लोधी जी, चलिए स्वागत है। राम बाबू सिंह लोधी है रामपुर बुलंदशहर यूपी से, गोपाल सिंह राजपूत, वेलकम। और शाम के समय मैंने अक्सर देखा है कि कई बार लोगों के इंटरनेट की समस्या है, सो प्लीज आप शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोग इसको दूसरे ग्रुप में देख लें या कहीं उनको ये देखने को मिल जाए। सूरज सिंह लोधी, अभिषेक महान, गुड इवनिंग अभिषेक, हाउ यू। रविंद्र राजपूत जी, सत्येंद्र कुमार जी, नमस्कार। शशि भूषण जी, संजय लोधी जी, मुनेश राजपूत जी पीटीआई हमारे साथ कासगंज से हैं, प्रमोद लोधी जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, पद्मेश लोधी जी हैं कासगंज से, वेलकम, स्वागत है आपका। विकास कुमार लोधी जी हैं, अनूप राजपूत जी हमारे बीच में हैं, भूपेंद्र सिंह लोधी, वेलकम। मुकेश सिंह लोधी जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, पद्मेश जी, भूपेंद्र कुमार जी, विनीत राजपूत जी, गुड इवनिंग विनीत। सो चलिए, वेलकम, स्वागत है सभी लोगों का। और आज हम देखेंगे सर्वेश राजपूत, सत्येंद्र लोधी, राकेश लोधी जी, राहुल सिंह लोधी, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से हमारे बीच में है, अनूप राजपूत है हमारे साथ में, सत्यपाल सिंह जी हैं, जितेंद्र राजपूत हैं, सचिन राजपूत हैं, चलिए, सत्यराज लोधी, ग्वालियर गंगवरिया लोधीराज, रामकिशन सिंह जी, अरविंद राजपूत, सभी का स्वागत है। सत्येंद्र लोधी जी, ब्रजेश राजपूत, विपिन राजपूत, वेलकम, आपका भी स्वागत है। गोपाल सिंह राजपूत जी, रामकिशन राजपूत जी औरैया दिव्यापुर से हमारे बीच में है, संदेश राजपूत फ्रॉम आरसीएफ, गुड इवनिंग संदेश, गुड वर्क। बुलंदशहर रविंद्र कुमार लोधी जी, पीयूष लोधी,
लोधी शैलेंद्र राजपूत जी। कुछ लोगों के साथ शाम को अक्सर नेट में दिक्कत है, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। इंजीनियर भुवनेश जी, अभिषेक महान, चंद्र प्रकाश सिंह लोधी जी और संजीव लोधी जी फिरोजाबाद से। चलिए, स्वागत है। और आप लोगों की खास करके डाटा वाले सेशन के लिए ओम प्रकाश राजपूत जी, हेमंत राजपूत जी, विपिन राजपूत जी, विनीत राजपूत जी, SRK, कमलेश पाल, अनिल राजपूत जी। देखिए, एक चीज हमने की है आप लोगों के लाइव सेशन मॉर्निंग के लिए, खास करके जो डाटा होगा, ये आप देखिए, ये जो है एक बोर्ड जो है तैयार किया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से खास करके जहां डाटा रहेंगे, जहां फैक्ट रहेंगे, जहां ग्राफ से समझाना रहेगा, वहां पर हम लोग इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीजों को बोर्ड पर अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। ये आप देख सकते हैं, पूरा काफी बड़ा बोर्ड है, 6x4। तो इसमें जो है सारी चीजें आपको समझाएंगे। और खास करके जैसे आज हम लोगों को सुबह मॉर्निंग सेशन में GDP को समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जहां भी ऐसे डाटा जो चले जा रहे हैं, पहले हमारा प्रयास ये था कि हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। खैर, बाद में जो लोग जुड़े हैं, यतेंद्र राजपूत जी हैं, और भी लोग हैं, रवि लोधी जी हैं, संजय लिल्हार है, सभी लोगों का स्वागत है। और अभी हमारी चर्चा में लगभग 155 लोग जुड़े हैं। वीरेंद्र लोधी हैं हमारे बीच में दुबई से, अभिषेक कुमार जी हैं। चलिए, सभी का स्वागत है। सो वेलकम। और एक्चुअली क्या है, हमारा प्रयास ये है कि जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो उतनी अच्छी हो जाए कि अगर एक बार हम लोग पढ़ें। अभिषेक कुमार, अभिषेक, हेलो अभिषेक। चलिए, हरीश राजपूत जी, रेखा राजपूत, सो वेलकम, स्वागत है सभी लोगों का। शुरू करें हम लोग आज का सेशन। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था। 1916 के अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस के जो दोनों धड़े थे, नरम दल और गरम दल, जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, वो दोनों धड़े यहां पर आके फिर से मिल जाते हैं। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, अनिल राजपूत धौलपुर से, भंवर सिंह नरवरिया जी भिंड से, ओमकार लोधी जी, सभी लोगों का स्वागत है। तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये कब की बात है? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम है, 1914 से 1918। सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार ये हुआ। और 1915 में होम रूल आंदोलन में यह प्रयास किया गया था कि किसी तरीके से कांग्रेस को इकट्ठा किया जाए, और अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हम किस तरीके से एकता बना पाएंगे और अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो उसी क्रम में लगभग ये तय हो गया कि दोनों दलों को मिलना चाहिए। सो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। कभी आपके सामने ये सवाल आएगा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1916 अधिवेशन इन लखनऊ? क्लियर? सो किसी को भी अगर आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो हम बताते हैं आपको कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और कुछ फैक्ट हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे आपके सामने। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, आज हमारा टॉपिक ये है। और ये अधिवेशन जो है क्या कारण थे इसको अधिवेशन के बुलाने के लिए? तो मोटे तौर पर जो पुराने कारणों की चर्चा हमने कल होम रूल में की थी, और बाकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो वैश्विक घटनाक्रम हो रहा था, और उसको लेकर के ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी, खास करके उपनिवेश और विशेषकर भारत के संदर्भ में, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके जो प्रयास थे, इन सारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ये अधिवेशन था कि पुराने जो विवाद चले आ रहे थे, आपको पता था गर्म पंथियों में और नरम पंथियों में विवाद चल रहा था। क्या विवाद था? गर्म पंथी अपने तरीके से संघर्ष करना चाहते थे, और नरम पंथी चाहते थे कि अनुनय विनय प्रार्थना की जाए अंग्रेजों से। 1916 तक आते आते ये बात तय हो गई थी कि ना तो नरम पंथियों की बात चल रही थी, ना गर्म पंथियों की। तो उनके बीच में जो झगड़े के मुद्दे थे वो अब अप्रासंगिक हो चुके थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिनारियो पूरे तरीके से बदल चुका था। तो एक तो ये वजह थी। और क्या था? उदारवादियों और अतिवादियों दोनों ने यह महसूस किया कि अगर हम लोग आपस में बटे रहे तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, और राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना बहुत जरूरी है।
हम राष्ट्रीय आंदोलन को आपस में बिना मिले नहीं चला सकते। तो एक समझदारी होती है। इतिहास हमको यही सीख देता है कि मिलकर के 1 और 1 11 होते हैं। मिलके अगर काम करेंगे तो बड़े काम कर लेंगे, अगर आपस में डिवाइड होकर रहेंगे तो बड़े काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा क्या था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल आंदोलन थे, उसने बड़ी संख्या में राष्ट्रवादियों को तैयार कर दिया था। खास करके जो नई पीढ़ी थी, उस नई पीढ़ी के बहुत सारे राष्ट्रवादी पैदा हो गए थे और वो चाहते थे देश के लिए काम करना। लेकिन वो तभी कर सकते थे जब कांग्रेस के अंदर खुद एक प्लेटफॉर्म हो, खुद उसके अंदर एकता होगी, तभी वो लोग जुड़ सकते थे। तो ऐसे में कांग्रेस के दोनों धड़ों के लिए जरूरी हो गया था कि वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े झुकें, और वो अगर थोड़े थोड़े झुकेंगे तो नए जो युवा थे, राष्ट्रवादी युवा जो देश के लिए काम करना चाहते थे, उनको वो संदेश दे सकते थे कि हाँ, आप लोग भी जुड़िए और हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस को चलाएंगे। उसके अलावा इस दौरान में 2 उदारवादी नेता थे, खास करके गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ये दोनों ही उदारवादियों के बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी के बाद, और इनका कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा होल्ड था। इन लोगों का बहुत बड़ा आधिपत्य, कोई जो है इनकी बातों को नहीं टाल सकता था। किसकी बातों को? फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की 1915 में मौत हो गई। जब इनकी डेथ हो गई तो अब नरमपंथियों के बीच में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व तो नहीं रहा जो ये कहे कि गर्मपंथियों को बाहर रखो। यानी 2 बड़े नेताओं की मृत्यु होने से 1915 या 16 के शुरू में इनकी डेथ हो गई थी। तो उससे क्या हुआ कि नरमपंथियों को समझ में आने लग गया कि हमारे पास भी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं रहा जिसके दम पर हम आंदोलन चलाएं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण नरमपंथी थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, जिसमें बाद आगे चलकर के लोग कांग्रेस में चले गए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1915 के अंत में इनकी मृत्यु हो गई, दोनों की, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऐसे में अब नरमपंथियों के पास रास्ता भी नहीं था। वो लीडर चाहिए, कुछ भी चलाने के लिए नेतृत्व चाहिए, वो इनके पास था नहीं। इसके कारण से नरमपंथियों को भी लगा कि अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है मिल जाएं, आपस में मिल के काम करें। तो ये 4-5 कारण थे जिसके कारण से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गर्मपंथियों में, ये विभाजन को समाप्त करके हमको मिल जाना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की, एसी मजूमदार, और ये दोनों धड़े मिल गए और मर्ज हो गए। एक काम तो लखनऊ में ये हुआ और दोनों ने तय किया कि अब हम लोग आगे की लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे, जो भी योजना बनानी होगी वो बनाएंगे और मिलकर लड़ेंगे। और इसी समय हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का भारत में प्रवेश हो चुका था। हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े व्यक्ति के रूप में नहीं प्रसिद्ध हो पाए थे, लेकिन इस दौरान महात्मा गांधी 1915 में भारत आ चुके थे। और जब भारत आए तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी महात्मा गांधी ने कि मैं जो है कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य करना चाहता हूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दी थी कि तुम जो है अगर भारत के लिए काम करना चाहते हो आजादी के लिए, तो सबसे पहले तुम इंडिया को जानो कि भारत क्या है और भारत में घूमो। तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और उसके बाद वो कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में गए। वहां पर जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी ने पूरे देश को समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। और उसके बाद जब उन्होंने पूरे देश कांग्रेस में खासकर उन्होंने शुरुआत की किसान आंदोलनों के माध्यम से, वो चर्चा हम लोग करेंगे गांधी जी का जब युग आएगा। अभी गांधी जी से थोड़ा पहले की बात हो रही है भारतीय राजनीति में। उसके अलावा लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, उसके अलावा डॉक्टर यशपाल सिंह नरवरिया है हमारे साथ में, वेलकम डॉक्टर साहब। 1916 के लखनऊ वाले अधिवेशन में एक और नई बात हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में समझौता कर लिए। ये पहली बार था, 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। 1906 से लेकर के 10 साल तक वो अलग अलग चलते रहे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यहां पर आकर के मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी समझौता कर लिया कि हम तुम्हारी मांगों को मानते हैं और तुम हमारी मांगों को मान लीजिए, और दोनों मिलकर के आगे देश के लिए। वजह क्या थी?
अब हम इस बात पर आते हैं कि क्यों जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, क्या वजह थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हुआ क्या था, 1912-13 में एक युद्ध हुआ था, बाल्कन वॉर। आप लोग अभी केवल रेफरेंस के लिए याद रखिएगा, बाकी हम वर्ल्ड वार में उसमें पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में। 1912 और 13 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध बेसिकली रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। तो रूस ने तुर्की के छोटे हिस्सों को तुर्की से अलग करके तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में तुर्की ने ब्रिटेन से सहायता मांगी और तुर्की ने कहा कि हमारे ऊपर हमला कर करके हमारे क्षेत्र को रूस सीमित करता चला जा रहा है, तो आपको हमें आपकी सहायता। ब्रिटेन ने सहायता नहीं दी, ब्रिटेन ने तुर्की की कोई सहायता नहीं की। तुर्की का जो एक तरीके से खलीफा था, तुर्की का जो शासक था उसको खलीफा कहते थे, और वो पूरे मुस्लिम जगत का धर्मगुरु था। मतलब दुनिया ये मानते थे कि ये हमारा नेता है, धार्मिक नेता है। कौन? तुर्की का खलीफा। तो जब तुर्की का अपमान हुआ, तुर्की को बाल्कन युद्ध में रूस ने तोड़ दिया और इंग्लैंड ने जब उसकी कोई सहायता नहीं की, तो मुस्लिम लीग को यह समझ में आने लग गया था कि अंग्रेज भले ही भारत में कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितों की बात करेंगे, लेकिन अंग्रेज सच्चाई में अपने हितों की बात करते हैं और कभी किसी की मदद नहीं करते हैं। यह मैसेज अंग्रेजों का पास हो चुका था। इस कारण से मुस्लिम जो है तबका नाराज होने लगा था। इस कारण से मुस्लिम तबका नाराज होने लगा था। कहां का? भारत का। और खास करके नया मुस्लिम वर्ग जो पढ़ रहा था, उन्होंने भी दबाव डाला मुस्लिम लीग पर कि मुस्लिम लीग ना मुसलमानों के हितों में है, ना हिंदुओं के हितों में, ना भारत के हितों में है, ना तुर्की के हितों में है। तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करें, क्योंकि सबका जो कॉमन शत्रु है वो कौन है? सबका साझा दुश्मन इंग्लैंड है। इस कारण से भी ये समझौता हुआ। और इसके तहत क्या किया? एक और जो बात हुई थी 1911 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। मुस्लिम लीग के बनने का एक बड़ा कारण यह था कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, 1906 में मुस्लिम लीग बना, तो कई सारे लोगों को, मुस्लिम नेताओं को यह उम्मीदें थी कि यह मुस्लिम लीग के माध्यम से बंगाल का जो अलग हिस्सा बना है, ये तो हमारा देश हो जाएगा, इस पर हम कब्जा करेंगे, यहां से हम राजनीति करेंगे। 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। तो जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी कि आगे कभी नया देश बनेगा, वो महत्वाकांक्षाएं यहां पर सीमित हो गई, क्योंकि बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। अगर बंगाल का विभाजन रद्द हो गया तो जिन्होंने समर्थन किया था इस आधार पर कि एक स्वतंत्र बंगाल उनके लिए होगा, उनकी बातें अब अप्रासंगिक हो चुकी थी। ऐसे में भी उनके लिए यह हो गया कि भाई इससे अच्छा है कांग्रेस के साथ मिलकर के बात की जाए। यानी जिन मुद्दों पर मुस्लिम लीग काम करती चली आ रही थी, वो सारे मुद्दे यहां पर कोई प्रासंगिक नहीं रह गए। इस कारण से और इसके अलावा अलीगढ़ जो आंदोलन था, उस अलीगढ़ आंदोलन में उन्होंने मांग की थी अंग्रेजों से कि हमारे इसको विश्वविद्यालय बनाइए। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज जो कॉलेज था, उसको जो है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया। इस कारण से भी पढ़े लिखे मुस्लिम जो है काफी नाराज थे अंग्रेजों से, क्योंकि उस समय तक कलकत्ता विश्वविद्यालय, चेन्नई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन चुके थे, लेकिन अलीगढ़ को उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं बनाया। तो इसके कारण से एक पढ़ा लिखा जो वर्ग था, वो पढ़ा लिखा वर्ग भी झुकाव रखता था किसके साथ? कांग्रेस के साथ में। तो उन्होंने भी इस पर दबाव डाला मुस्लिम लीग पर कि क्यों ना हम लोग जो है आपस में समझौता कर लें और पहले मुसलमानों से लड़े, फिर बाद में देखा जाएगा। इस कारण से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। अब आता है दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, इसको हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। आप लोग याद रखना, कभी अगर आपसे यह पूछा जाए कि लखनऊ समझौता क्या है भारत के इतिहास में, खास करके आधुनिक भारत के इतिहास में, तो आपको यही जवाब देना है कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था, उसी को हम लोग कहते हैं लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता का संबंध है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, और ये एक ही बार हुआ है पूरे हिस्ट्री में, केवल एक ही समझौता हुआ है। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई समझौता नहीं होगा। तो कभी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता क्या था, तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था, उसको हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस समझौते के प्रावधान क्या थे। तो क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझौते में जो लिखा गया वही पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ताकि आपको कभी कभी याद रहे और हो सकता है फ्यूचर में
कभी कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ जाए। लखनऊ एग्रीमेंट है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट और हिंदी में लखनऊ समझौता। इसका प्रावधान यह था कि कांग्रेस द्वारा उत्तरशाही शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस अपना जो आंदोलन चला रही थी उसने ये कहा था कि अंग्रेज भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग ने इस बात को मान लिया। उसके बाद अगला क्या था, कांग्रेस ने क्या माना, कांग्रेस ने यह कहा कि मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग उसको हम स्वीकार करते हैं। यही खतरा बनेगा आगे चल करके, जो मुसलमान को जो कांग्रेस ने स्वीकार किया लखनऊ समझौते में, यही आगे चल करके भारत में पृथक राष्ट्र की भूमिका बनेगी। भारत में अलग अलग दो राष्ट्रों का सिद्धांत आ गया और भारत का विभाजन हो गया। ये एक बड़ा मुद्दा था। वो और क्या था इसमें, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए और मुस्लिम एरिया में इसको सीटें सुरक्षित करने का मामला था, इस पर भी एग्रीमेंट हो गया। उसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका जो थी, सेंट्रल जो असेंबली थी, उसमें निर्वाचित भारतीयों की संख्या का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित करने पर भी समझौता हुआ और पृथक निर्वाचन से वो लोग आएंगे। यह भी निश्चित किया गया था कि यदि किसी सभा में, ध्यान से सुनिएगा, यह भी निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो और 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसको पारित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है जो किसी संप्रदाय, हिंदू या मुसलमान, किसी के भी खिलाफ है और 3/4 सदस्य अगर उसका विरोध करते हैं तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता, उसको पारित नहीं किया जाएगा। ये दोनों के बीच में सहमति बन गई, किसके, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। क्लियर। उसके बाद एकीकरण के फलस्वरूप जहां कांग्रेस ने मुसलमानों की कुछ बातें मान ली, वही मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की कुछ बातें मान ली, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग की कई सारी बातें मान ली और दोनों ने यह तय किया कि हम लोग आगे मिलकर के लड़ेंगे। उसके अलावा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगे प्रस्तुत की। किसने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या मांगे प्रस्तुत की? उन्होंने कहा कि सरकार भारत में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने की घोषणा करे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी जो स्टेट असेंबली थी, जैसे आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा है, उसी तरह की विधानसभाओं का गठन किया जा चुका था। इन्होंने मांग की कि प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं, उस समय इनका नाम व्यवस्थापिका था, कि इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। दोनों ने अपनी मांगे रखी। और क्या मांगे रखी, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय होने चाहिए। जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें उन्होंने कहा कि वायसराय यानी आज का भारत का राष्ट्रपति एक तरीके से, और राष्ट्रपति के लिए जो मंत्री हैं, इसको आप कार्यकारिणी समझ सकते हैं। तो इन्होंने मांग की कि वायसराय की कार्यकारिणी में आधे से ज्यादा मेंबर इंडियंस होने चाहिए, तभी वो हमारे हितों की बात कर सकते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसके नकारात्मक पहलू क्या थे और इसके सकारात्मक पहलू क्या थे। नकारात्मक पहलू तो ये थे कि इसमें पृथक निर्वाचन की जो मांग मानी गई कि हम लोगों को पृथक निर्वाचन चाहिए, और अगर हमारे पृथक निर्वाचन की मांगे नहीं मानेगी तो हम अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। तो लखनऊ समझौते का सबसे बड़ा जो खतरा हुआ वो पृथक राष्ट्र की संकल्पना में जाके पूरा हुआ, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ। उसके अलावा इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि आपस में जो विवादित मुद्दे थे उनमें समन्वय बनाया गया, और इसके पश्चात हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा सा समन्वय बना कुछ समय के लिए, और मुस्लिम समाज का एक बड़ा राष्ट्रवादी वर्ग, खास करके जैसे अबुल कलाम आजाद, इन सब लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया और बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य किया। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों ने मिलकर के एक आज प्रस्ताव पारित किया कि हमारे लिए उत्तरदायी शासन की घोषणा करी, यानी हमको अंग्रेज उत्तरदायी शासन बना के दे, ऐसा शासन जिसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी हो, हम सरकार चलाएं। दबाव पड़ने लगा अंग्रेजों के ऊपर, और इस दबाव की परिणति ये हुई कि समझौता हुआ था हमारा दिसंबर 1916 लखनऊ में इन दोनों के बीच में। 20 अगस्त 1917 को जो भारत सचिव का जो हमने पद कहा था कि 1858 के बाद एक नया पद क्रिएट किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको हम लोग भारत सचिव कहते हैं, वो थे मिस्टर मांटेग्यू। और मिस्टर मांटेग्यू ने घोषणा करनी पड़ी 20 अगस्त 1917 को, जिसको हम लोग इस इतिहास में आमतौर पर अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं।
20 अगस्त 1917 को मांटेग्यू को घोषणा करनी पड़ी कि हाँ भाई हम तुम्हारी बातें मानते हैं, हम मान लेंगे कि तुम्हारा उत्तरदायी शासन है उसको हम आपको देंगे। तो कभी कभी आपके सामने आ जाएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ उसका प्रभाव ये हुआ कि अल्टीमेटली अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जो भारत सचिव थे मांटेग्यू उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि हम लोग भारत के लिए उत्तरदायी शासन देंगे। ये घोषणा हुई थी सन 1917 में 20 अगस्त को। 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा हुई और इसी को इतिहास में हम लोग कहते हैं अगस्त घोषणा। जैसे मैंने कहा ना, कभी अगर आपके सामने मॉडर्न इंडिया में यह सवाल आता है कि लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता क्या था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता था उसको इतिहास में लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर कभी आपके सामने यह सवाल आ जाएगा कि अगस्त घोषणा क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मांटेग्यू ने भारत में उत्तरदायी शासन के लिए जो घोषणा की थी उसको हम लोग अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। यह सवाल आईएएस लेवल का है, हो सकता है कभी कभी आईएएस में आ भी गया हो एक दो बार। क्या घोषणा की, मैं उसको पढ़ दूं एक बार, आप सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से घोषणा ये लोग करते थे। अंग्रेज घोषणा करने में बड़े माहिर थे अंग्रेज। महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, महामहिम मतलब वहां की जो महारानी बैठी हुई है, यहां की नहीं, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है। मतलब ब्रिटेन का जो सम्राट है वो महामहिम है और भारत की सरकार का मतलब होता है भारत का गवर्नर जनरल, जिसके अंडर में सरकार चल रही है। तो दो सरकारें हैं, एक सरकार है वहां का जो सम्राट है वो, और दूसरा कौन है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो क्या है भाषा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारत के शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। उन्होंने यह निश्चित कर लिया है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता दूं। ये बेसिकली क्या था, भारत सचिव कहां बैठते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत की लोकसभा है, इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पे इन्होंने घोषणा की। वो क्या कही, उन्होंने ये कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार और भारत में जो गवर्नर जनरल की सरकार जो भारत में शासन चला रही है, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि धीरे धीरे भारत में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे और ये जो है इंग्लैंड की सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगा। तो अंग्रेजों की नीयत में खोट है, वो कभी ये नहीं कह रहे कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड की सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ये सारे कार्य होंगे और जो लोग इसमें सहभागिता करेंगे वो सारे लोग मिलकर के निरंतर उत्तर इसकी प्रगति के बारे में निर्णय लेंगे। घोषणा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं इस घोषणा में ये नहीं बताया कब करेंगे, उत्तरदायी शासन कब देंगे, सीटें कब बढ़ाएंगे, भारत के लोगों को कब अकाउंटेबिलिटी देंगे, ये कुछ नहीं है, केवल घोषणा है। आप अगर इसको, मैंने इसलिए आपके सामने ओरिजिनल पढ़ी है ताकि आप समझ जाएं। किसी आदमी की नीयत को अगर ठीक से पढ़ना हो तो उसके ओरिजिनल भाषण को पढ़िए, तब समझ में आएगा कि उसने क्या कहा। तो इसकी ओरिजिनल घोषणा को जब हमने पढ़ा तो उसमें कहीं भी नहीं दे रखा कि हम इतने समय बाद दे देंगे, भारत में इतने सारे लोगों को शामिल कर लेंगे, ये हमें इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। परिणाम क्या होना था, भारतीय लोग इससे संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट। भाई जो हमने मांग की थी वो मांग आपने मानी नहीं, आपने वादा कर दिया
कि हम ये करेंगे, घोषणा कर दी, लेकिन कोई भी टाइम इस पर फिक्स नहीं किया गया कि इतने समय में हम करेंगे या ये हम देंगे। वो भी प्रावधान नहीं किए गए कि हम इतनी सीटें आपको देंगे, ये व्यवस्थाएं आपकी होंगी, गवर्नर की काउंसिल में इतने मेंबर बढ़ाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। केवल क्या है, मेयर डिक्लेरेशन। अगर हम देखें तो केवल एक घोषणा भर है। इसके प्रति भारतीयों को आलोचना करनी ही थी, भारतीय इससे संतुष्ट हो नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, इस घोषणा से एक उपलब्धि तो हुई कि स्वशासन और होम रूल की जो मांग थी कि भाई हमारा शासन दो, तो ये तो इसमें दिखाई देता है, क्योंकि ये तो घोषणा में कहा गया कि भाई उत्तरदायी शासन हम देंगे, भारतीय लोग मिलकर चलाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें क्या था कि कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई थी। उसके अलावा दूसरा क्या था कि इसकी प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार का था, भारतीय लोगों की इसमें कोई सहभागिता नहीं थी, उनसे कोई पूछा नहीं गया था। इसके कारण भी भारतीय इससे असंतुष्ट थे। कुल मिलाकर के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा केवल घोषणा बन के रह गई और इसका काफी ज्यादा भारतीयों ने इसकी आलोचना की। और मैं बताऊं आपको इसके बारे में किस किसने क्या कहा था। एक दो मैं आपको कोट बता दूं, शायद हाँ, इसमें अगर महात्मा गांधी ने शायद इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने या इन्होंने कुछ एक दो लाइनें इसमें कही थी, मैं देखता हूं अगर मुझे मिल जाए कहीं। सुभाष चंद्र बोस ने या संभवतः महात्मा गांधी ने इसमें कुछ कहा था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 1919 का जो अधिनियम था भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। अभी हम लोग देखेंगे 1919 का अधिनियम। और हाँ, ये हमारी जो चर्चा है, ये चर्चा थी हमारी 1916 और उसके बाद मांटेग्यू की घोषणा। क्लियर। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज बस यही खुरापात कर सकते थे वो, क्योंकि एक्चुअली इंडिया था क्या, भारत उनके लिए एक तरीके से सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी। सबसे ज्यादा उनको यहीं से मिलता था। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा उपनिवेश भारत था अंग्रेजों के पास। कच्चे माल से लेकर के सोना चांदी धन संपत्ति सब वो यहां से लेकर के जाते थे। ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों की किसी भी मांग से, किसी भी बात से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। और जो भारतीयों ने या कांग्रेस ने मांग की थी, वो कोई भी मांग अंग्रेजों ने पूरी नहीं की। केवल छुटपुट चीजें वो टुकड़ों में देते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी मांग पूरी नहीं की। ऐसे में भारत को में राष्ट्रवाद का उदय होना स्वाभाविक था। भारत में पुनः राष्ट्रवाद का एक तरीके से उद्भव होना अब एक परिस्थिति ऐसी बनती चली जा रही थी। और क्या इसकी बड़ी वजह बनी, इसकी बड़ी वजह बनी वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि साम्राज्यवादी शक्तियां, चाहे वो रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, ये सब लोगों ने लड़ाई अपने हित के लिए लड़ी। मतलब ये चाह रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों पे कब्जा कर लें और अपने उपनिवेशों को बचा के रखें। यही लड़ाई थी, साम्राज्यवाद की लड़ाई थी पूरी की पूरी जो है प्रथम विश्व युद्ध। ऐसे में इन लोगों ने कभी भी इनके जो उपनिवेश थे, इनके हितों के बारे में सोचा ही नहीं। कभी इन्होंने चिंता नहीं की कि कैसे हमारे उपनिवेश है इनके भला किया जाए। जबकि आपको याद होगा अंग्रेजों ने यह कहा था कि अगर भारतीय लोग वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का सहयोग करते हैं और भारत के लोग सेना में जाकर के, ब्रिटिश सेना में जाकर के और इंग्लैंड की तरफ से अगर युद्ध लड़ते हैं, तो हम युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के बारे में सोचेंगे कि भारत को क्या क्या दे सकते हैं। तो वर्ल्ड वार के दौरान ही लगने लग गया था कि ये कुछ नहीं देने वाले। विश्व युद्ध के खत्म होने से पहले पहले ये लोग कुछ नहीं देंगे, ये आभास होने लग गया था। इस कारण से भारत में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा होने लगी। उन्होंने क्योंकि गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों ने वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दिया था। इवन ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने तो लोगों से अपील की थी कि जाइए सेना में भर्ती हो जाइए। बाल गंगाधर तिलक तक ने कहा था कि जाके अंग्रेजों की तरफ से लड़िए। तो भारत के कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े लोगों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की बात कही कि आप जाइए अंग्रेजों की तरफ से लड़िए, और अगर अंग्रेज जीतेगा, मतलब इंग्लैंड अगर जीतेगा वर्ल्ड वार में, तो भारत के बारे में कुछ अच्छा करेंगे वो। लेकिन जब ये सारी चीजें होने लगी तो भारतीयों में घोर निराशा फैल गई कि ये तो सब ऐसे ही बातें करते हैं, इनका हमारे देश के भला करने से कोई मतलब नहीं है अंग्रेजों का।
ऐसे में भारत में राष्ट्रवाद का नया एक दौर शुरू हो गया, और इस वाले राष्ट्रवाद में जो लोग आएंगे वो और ज्यादा साहसी और खतरनाक होंगे। जैसे आप देखेंगे कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे क्रांतिकारी अब पैदा हो जाएंगे, और इसी राष्ट्रवाद की जो ज्वार निकलेगा उसमें आप देखना सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े लोग इसमें निकल के आएंगे। अब जो राष्ट्रवाद भारत में पैदा होगा, तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं और आगे ये देखते हैं कि क्या कारण था राष्ट्रवाद के पुनः जीवित होने का भारत में। क्योंकि भारत के लोगों ने 1907-8 से लेकर के 1914, 15, 16, 17 तक तो इंतजार किया, और गरम दल नरम दल दोनों ने प्रयास किया कि भाई अंग्रेज आप कुछ कर दो, हमारा भी सुध ले लो, हमारी भी देख लो, हमारा जितना शोषण कर रहे हो, जितने अत्याचार कर रहे हो, कुछ तो कम कर दो, हम जो आपसे मांग रहे हैं हमारी कुछ तो मांगे मान लो। लेकिन अंग्रेजों ने वो सब चीजें केवल आश्वासन के रूप में दी, मांगी कुछ भी नहीं। तो ऐसे में भारत के लोगों में दोबारा नेशनलिज्म पैदा होना वक्त की मांग थी। क्या कारण थे? युद्ध के उपरांत हुई आर्थिक कठिनाइयां। तो आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में लोग मरते हैं, और युद्ध में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। भाई आपका जो राजस्व है, जो आपको रोटी कपड़े के लिए यूज हो सकता है, वो राजस्व आपका कहां पैदा होगा? सेना के हथियारों के लिए, सेना के लिए चला जाएगा। तो बहुत बड़ा भारत का आर्थिक नुकसान हुआ इस युद्ध के दौरान। और आप ये समझ लीजिए कि आर्थिक समस्या सभी समस्याओं की जननी है। आर्थिक समस्या, जितनी भी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं उन सब की मां है इकोनॉमिक क्राइसिस। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में कभी मंदी आती है या दुनिया में कभी भी संकट आता है, आर्थिक संकट, तो सबसे पहले आर्थिक संकट का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आर्थिक संकट आया तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, शिक्षा के काम रुक जाएंगे, विकास के काम रुक जाएंगे, भुखमरी फैल सकती है, गृह युद्ध हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं आर्थिक संकट से। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है, व्यापक पैमाने पर हम लोगों को आर्थिक संकट देखने को मिलता है। उसके अलावा इस दौर में दस्तकार और शिल्पी ये बर्बाद हो गए। अंग्रेजों ने अपनी जो पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति, उसके कारण भारत के जो दस्तकार थे, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, शिल्पी थे, वो सब बर्बाद कर दिए। ऐसे में बेरोजगार आदमी के सामने संकट रहेगा ही, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर मुड़ जाएगा। उद्योग धंधे बंद हो गए तो तमाम मजदूर जो कारखानों में काम करते थे वो तमाम, क्योंकि उद्योग धंधे जो भारत में काम करते थे, अब ये कहा गया कि कच्चा माल इंग्लैंड भेज करके हथियार बनाए जाएं, तो वैसा काम नहीं होगा। तो तमाम मजदूर जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके अंदर लगेगा कि अंग्रेजों के इस लड़ाई और इस पॉलिसी के कारण हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए वो लोग क्या है, राष्ट्रवाद की ओर मुड़ जाएंगे। और क्या हुआ, कृषकों के ऊपर युद्ध के दौरान क्या हुआ, कृषकों के ऊपर भारी कर लगाए गए ताकि ज्यादा राजस्व वसूल करके इंग्लैंड को लड़ने के लिए तैयार किया जाए, इंग्लैंड को किसी तरह संसाधनों की समस्या ना हो। इसके कारण से हमने देखा कि किसान बर्बाद हुआ, और किसानों के ऊपर जब कर लगे तो आप जानते हो कि किसी आदमी के ऊपर, आप गरीब आदमी जिसके पास रोटी नहीं है, उसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे, विद्रोह नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो क्या करेगा, विद्रोह ही करेगा, वो राष्ट्रवादी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि हमारा शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो किसानों के बारे में सोचती, शिल्पकारों के बारे में सोचती, दस्तकारों के बारे में सोचती, औद्योगिक मजदूरों के बारे में सोचती। सरकार उनकी है, इसलिए ये लोग शोषण कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे सभी लोग, चाहे मजदूर हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे औद्योगिक श्रमिक हो, चाहे किसान हो, ये सब लोग बिना धर्म जाति का सोचे राष्ट्रवाद की ओर मुड़ते चले गए। इसी कारण से आप देखना कि गांधी जी के साथ पूरा भारत क्यों इकट्ठा हो गया। गांधी जी से पहले ये करिश्मा कोई नहीं कर पाया। गांधी जी से पहले भारत में बड़े बड़े नेता बहुत थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बड़े बड़े नेता थे भारत में, लेकिन कोई भी अखिल भारतीय स्तर का नेता नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये जोड़ नहीं पाए मास को, और मास जनता इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि जनता ने उस शोषण को उस लेवल तक महसूस नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड वार के दौरान लोगों को महसूस करा दिया। तो गांधी जी जब आए तो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, केवल एक आदमी की आवश्यकता थी जो लीड करे, जो विजनरी हो, उसके साथ देश चलने को तैयार था। और यही हुआ, जब गांधी जी आए तो गांधी जी पूरे भारत के नेता बन गए, जबकि इससे पहले जो नेता थे प्रभावशाली थे, लेकिन वो सभी लोग अपना काम उस प्रभावशीलता के साथ नहीं कर पाए। और क्या हुआ, क्यों भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? एक और वर्ग भारत में पैदा होता चला जा रहा था, शिक्षित शहरी वर्ग, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि पढ़ा लिखा शहर में जो वर्ग था, पत्रिकाएं पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, उसको पता चल रहा है कि अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध क्यों किया है,
कहां बम गिराए हैं, कहां झगड़ा किया है, भारत का कितना नुकसान हो रहा है। तो जो ये पढ़ा लिखा वर्ग था, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो शहरों में रहता था, लेख लिख लिख करके, नुक्कड़ सभाएं कर करके, डोर टू डोर जा जा करके लोगों को बताने लग गया कि अंग्रेज ही असली शोषण है, यानी इंग्लैंड के जो लोग हैं भारत में उनका शासन है, इसलिए शोषण है। उसके और क्या था, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। पहले लोगों को यह लगता था कि जो साम्राज्यवाद है ये हमारा भला करेगा, लेकिन जब साम्राज्यवाद ने कहा कि अफ्रीका को कब्जा कर लो, पूरे को एशिया को कब्जा कर लो, यूरोप के देश कर रहे थे, तो राष्ट्रवादियों को समझ में आ गया कि ये तो दुनिया को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये केवल कब्जा करने का काम कर रहे हैं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी देश का भला करना। उनकी इस साम्राज्यवादी सोच के कारण भी भारत में दोबारा से राष्ट्रवादियों का जन्म हो गया, मतलब राष्ट्रवाद प्रखर हो गया। और एक और जो बड़ी चीज थी वो थी रूस की क्रांति। 1917 में विश्व युद्ध के दौरान, पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था, तभी जो है रूस में क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को। और रूस की क्रांति में क्या हुआ था, वहां पर रूस का जो राजा था उसका नाम था जार, जार शाही बोलते हैं रूस में। तो रूस के जार राजा थे, बड़े निरंकुश थे, उनका काम था किसी को भी मरवा देना, किसी भी तरीके के कानून बना देना। तो जार जो है एक निरंकुश राजतंत्र था रशिया में। नवंबर 1917 में रूस में क्रांति हो गई लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन का नाम सुना होगा, लेनिन बहुत बड़े नेता हुए हैं समाजवाद के। उस क्रांति में क्या हुआ कि जार की सत्ता को उखाड़ फेंका गया वहां के मजदूरों ने और वहां की जनता ने, और वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से लेनिन जो है वहां के राष्ट्रपति बने। अब क्या हुआ, लेनिन ने क्रांति के बाद यह कहा कि दुनिया भर में हमारे जितने उपनिवेश हैं रूस के, हम सबको आजादी देंगे। तो आप सोचना कि रूस जो है दुनिया की महाशक्ति था उस समय, और रूस में जब क्रांति हुई तो उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं, इसलिए अगर हम लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो दुनिया में हमारे जितने भी उपनिवेश हैं, जहां जहां हमारा साम्राज्य है, हम सारे उपनिवेशों को स्वतंत्रता देंगे। तो आप ये बताइए रशिया की क्रांति का इंपैक्ट कितना बड़ा जाएगा, रशिया की क्रांति का इंपैक्ट कितना बड़ा जाएगा। लोगों को लगेगा रूस अच्छा देश है, देखो ये अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र कर रहा है, और इंग्लैंड और ये जर्मनी और फ्रांस गुलाम बना के रखे हुए हैं, इसलिए ये बढ़िया देश नहीं है। रूस की क्रांति ने क्या किया, लोगों के अंदर करंट पैदा कर दिया, किसका, राष्ट्रवाद का, कि भाई अब लोगों को अच्छा। दूसरा क्या था कि रूस में रूस का जो जार था उसको रूस की जनता ने हटा दिया। तो लोगों को रूस की क्रांति से एक संदेश ये भी गया कि रूस की जनता अगर इतने बड़े निरंकुश तानाशाह को हटा सकती है, जार शाही को खत्म कर सकती है जो सदियों से शोषण करते चले आ रहे हैं, तो क्या उपनिवेशों में रहने वाली जनता राष्ट्रवाद के आधार पर अपनी सरकारों को नहीं उखाड़ सकती। लोगों के अंदर रूस की क्रांति ने एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना भर दी कि भाई जार को जब खत्म किया जा सकता है तो हमारे देश पर जो थोड़े से अंग्रेज शासन कर रहे हैं हम इनको भी हटा सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी भारत में क्या हुआ, राष्ट्रवाद पैदा हुआ, बहुत व्यापक स्तर का राष्ट्रवाद। और क्या हुआ, उसके बाद 1919 का अधिनियम लेके आना पड़ा अंग्रेजों को, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया अधिनियम, मॉन्टफोर्ड अधिनियम 1919। हम अधिनियम की चर्चा नहीं करेंगे एक्ट की, क्योंकि हम लोग सारे एक्ट की चर्चा एक साथ करेंगे। केवल आप समझ लीजिए इस दबाव में आकर के जो ये सारी गतिविधियां हो रही हैं यहां पर ये लोग लेकर के आए, तो उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल में है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और अभी केवल हम लोग एक चीज की चर्चा यहां करेंगे, वो है रॉलेट एक्ट। इसके बाद हम गांधी जी के ऊपर आएंगे। 1919 का अधिनियम जो इस बीच में आया उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सारे अधिनियम छोड़े हुए हैं, सारे एक्ट हम सबकी चर्चा एक साथ करेंगे जब सेशन लेंगे। तो उसमें क्या सबको याद हो जाएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, और उसके बाद हमारा 1813 के एक्ट में क्या हुआ, वो चर्चा हम लोग एक साथ करेंगे ताकि रिदम में आपको याद हो जाए। यहां पर हम केवल ये देखते हैं कि 1919 का एक्ट आया, उसके बहुत सारे प्रावधान थे, इसे अभी हम लोग स्किप करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहां पर इंडिया में एक और खुरापात की। जैसा मैंने कहा कि विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब लोग इस मूड में थे कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ा जाए। अब तक लोगों के मन में क्या था, अब तक लोगों के मन में स्वशासन था कि हमको स्वशासन दे दो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट दे दो, हम सरकार चलाएंगे, भले तुम जो है हमारे राजा बने रहना। अब यहां पर लोगों के मन में आ गया कि नहीं, अब स्वतंत्रता चाहिए, और रूस की क्रांति ने यह बात स्पष्ट कर दी कि स्वतंत्रता मिल सकती है। अब जब अंग्रेजों को लगा कि भारत के लोग कहीं ऐसा ना हो कि 1857 की तरह बड़ा विद्रोह कर दे और हमें यहां से भागना पड़े। अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज कानून बना देते थे,
कुछ भी लिख दिए भैया, राज उनका है, जो मन में आया कानून में लिख दिया और कानून में बना करके कहा कि भैया इस कानून के तहत तुमने ये अपराध किया है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तुमको जेल में डाला जाएगा। तो इसी के लिए जब भारत में राष्ट्रवाद बहुत प्रखर रूप से आगे बढ़ने लगा, अंग्रेजों ने उसे रोकने के लिए 1919 में एक कानून बनाया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट ही भारत में स्वतंत्रता का धमाका कर देगा। आप देखें, किसी भी आदमी को दबाइए मत। कोई आदमी अगर बेचारा पीड़ित है, शोषित है, आप उसको दबाएंगे एक दिन विद्रोह कर देगा। यही हुआ। अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की धारा को रोकने के लिए 1919 में एक कानून लेके आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे कहते हैं, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। यानी इस कानून में अगर किसी भारतीय को पकड़ा जाता था तो वो ना तो कोई वकील हायर कर सकता था, ना वो कोई न्यायालय में अपनी दलील दे सकता था और ना ही वो कहीं अपील कर सकता था। यानी बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, जिसको भारतीयों ने काला कानून कह करके इसकी आलोचना की। क्या था और किसने बनाया? 1919 में भारत में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ता चला गया था वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम देंगे। विश्व युद्ध 1918 में खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया। इसके कारण से भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। भय के कारण अंग्रेजों ने क्या किया? भय के कारण अंग्रेजों ने सिडनी रॉलेट, एक व्यक्ति थे सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और उसने भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट पास किया गया। और इसमें क्या किया गया कि न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता है जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। आमतौर पर जो विधि में मान्य होते हैं उनकी जरूरत नहीं है, या न्यायालय जो चाहे किसी को कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या है, गिरफ्तारी करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण को रद्द करना, जनसाधारण को जो शक्तियां अधिकार मिले हैं उनको समाप्त करना। कुल मिलाकर के रॉलेट एक्ट को हम ये समझ सकते हैं कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, मतलब किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर उठाया जा सकता है। उनको लगता है कि ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, ये हमारी सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाला जा सकता है केवल शक के आधार पर। और न्यायालय को यह शक्तियां दे दी गई कि न्यायालय चाहे किसी भी धाराओं में इसको दंडित कर दे। ये था रॉलेट एक्ट। और जैसा आपको पता है भाई, कोई अगर ऐसा कानून आ जाए कि हम सड़क पर चल रहे हैं और हमको उठा के जेल में डाल दिया जाए तो लोग तो विरोध करेंगे ही। इसका बहुत व्यापक तरीके से विरोध हुआ। किसका? रॉलेट एक्ट का। काले कानून के रूप में इसकी संज्ञा दी गई और इस रॉलेट एक्ट ने बहुत विस्फोट के रूप में भारत को, राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया और राष्ट्रवाद का एक विस्फोट कर दिया। इसी के कारण से आप देखना कि रॉलेट एक्ट के बाद जितनी गतिविधि हैं सब स्वतंत्रता की ओर हैं। अब भारतीय जो है स्वशासन की मांग ही नहीं करेंगे, अब तो कहेंगे हमको आजादी चाहिए, हमको भारत की स्वतंत्रता चाहिए। अब यहां टसल शुरू हो जाएगा। अंग्रेज कहेंगे नहीं देंगे, भारतीय कहेंगे लेंगे, हमें चाहिए। और इसमें कुछ क्रांतिकारी आएंगे, वो कहेंगे तुम ऐसे नहीं दोगे, तुम्हें मारना पड़ेगा बॉम्ब से। तो कई सारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की हत्या करना शुरू कर देंगे और क्रांतिकारी दौर का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा 1920 के बाद। यह चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज की चर्चा केवल हमारी यहीं तक, क्योंकि हम लोग गांधी जी को शुरू करने वाले थे, लेकिन गांधी जी के बारे में शुरू करेंगे तो केवल शुरुआत ही कुछ हो पाएगी। तो गांधी जी के बारे में कल हम लोग विधिवत शुरू करेंगे। गांधी जी भारत में आते हैं 1915 में। कल से हम देखेंगे गांधी जी भारत में आने से पहले क्या करके आए थे। मतलब गांधी जी के भारत में आने से पहले गांधी जी का जन्म कहां हुआ, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कहां से की थी, और भारत में आने से पहले क्या गांधी जी ने दुनिया में कहीं कुछ काम किया था, उसकी हम लोग कल चर्चा करेंगे पहले। उसके बाद हम आएंगे गांधी जी का भारत में एंट्री और किस तरीके से फिर वो पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करते हैं। तो कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक से आई थिंक वो क्लियर हम लोगों ने किए और समझ में भी आपके आए होंगे जितने चीजें थी हमारी। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक तरह की फिल्म है। हिस्ट्री एक तरह की फिल्म है। अगर आप लोग इसको अपने जहन में सोचते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा एक धारा प्रवाह आपके दिमाग में बनता चला जाएगा। ये पूरी की पूरी चीजें आपके दिमाग में बनती चली जाएंगी। जलियांवाला भी देखेंगे कल हम लोग, जलियांवाला कांड देखेंगे और रॉलेट एक्ट के खिलाफ वो जो कानून हुए थे, जलियांवाला कांड और सब देखेंगे हम लोग।
कल पूरी चर्चा करेंगे, गांधी जी से शुरू करेंगे 1915 से, और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इतिहास में फैक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ने की आदत डाल लें तो कई चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? सो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ब्रजेश राजपूत ने कहा कि व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आगे आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? सो रॉलेट एक्ट को हम कह सकते हैं पहला अखिल भारतीय आंदोलन। यस, कह सकते हैं, रॉलेट एक्ट को हम पहला अखिल भारतीय आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में हुआ था। हालांकि स्वदेशी और बहिष्कार भी हुआ था, लेकिन स्वदेशी बहिष्कार बंगाल और पंजाब तक ज्यादा सीमित था। इसको हम लोग कह सकते हैं रॉलेट एक्ट को पहला जो है अखिल भारतीय आंदोलन। क्लियर? सो चलिए, मुझे लगता है आज थोड़ा समय से पहले हो गया, क्योंकि गांधी जी वाला टॉपिक हम शुरू नहीं कर रहे हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि सर थोड़ा 8:25 लगभग हो रहे हैं, 8:23, तो 5 मिनट पहले हमने कंप्लीट कर लिया। सो कुछ लोगों को नोट्स बनाने रहते हैं, उनको भी सुविधा हो जाती है, कभी कभी छोटा अगर सेशन रहता है, कॉपी पर नोट करते चलिए। तो आज के सेशन में केवल इतना ही। कल हम लोग विधिवत जो है गांधी जी शुरू करेंगे और आपको सारा समझ में आएगा। रॉलेट एक्ट का विरोध भी देखेंगे, जलियांवाला कांड भी देखेंगे, और बाकी जो सारी चीजें उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे विधिवत तरीके से। बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहिए प्लीज। चलिए, सो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े, अपना समय दिया। सर, आई एम इन क्लास 10th, आई एम हैविंग दिस चैप्टर इन माय हिस्ट्री बुक। ओके, गुड। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट फ्रॉम 9th to 12th एनसीईआरटी बुक्स, और दिस इज द हिस्ट्री। अंशिका राजपूत फ्रॉम ओके। सो चलिए, आज के सेशन को विराम देते हैं। आप लोग भोजन करिए, भोजन का समय हो गया है। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू। शुभ रात्रि, जय हिंद।